हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स 2021 के मेल कैंडिडेट्स का क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सेक्शन बी यानी कि डिसिप्लिन 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैज़ द लीस्ट टाइम इंटरवल। सबसे कम टाइम इंटरवल किसका होगा? पीरियडिक ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन, पीरियडिक ऑफ लाइट वेव, एक्सरे और रेडियस वेव। तो देखो आप इसमें बस ये देख लो कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसका पीरियड काफ़ी कम होगा। सेकंड क्वेश्चन है इट इज़ द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व थिंक एंड एक्ट। मतलब वो समय जो किसी पर्सन को ऑब्जर्व फिर सोचने में और फिर उस पर एक्ट करने में जो लगेगा उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब कि जैसे कोई वेक्टर जिसका नेट मैग्नीट्यूड जीरो उसको नल वेक्टर कहते हैं और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इसकी होती नहीं है। तो ए वेक्टर में जीरो करोगे, नल वेक्टर ऐड करोगे तो ए आएगा, ये तो ठीक है। और किसी भी जीरो वेक्टर की नल वेक्टर की लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, ये भी ठीक है। लेकिन जीरो की किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो आएगा, ना कि वेक्टर ए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ए माइनस ए तो वो नल वेक्टर ही आएगा, सेम वेक्टर को सेम से माइनस करो तो माइनस आएगा, तो इसमें ऑप्शन होगा सी। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हुए हैं क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ थी उसमें क्वेश्चन तो था लेकिन ये ऑप्शन नहीं थी, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने अलग से ऐड कर दिए, लेकिन क्वेश्चन वही है जो रियल क्वेश्चन पेपर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द क्वांटिटी प्रेशर। देखो ये सब आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताने की ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी हो। तो इम्पल्स, प्रेशर और एरिया। देखो ये इम्पल्स और प्रेशर दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टर मानते, लेकिन एरिया सिर्फ है तो ये स्केलर होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इम्पल्स और एरिया वही, एरिया आगे तो ये भी नहीं होगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये भी नहीं होगा। हाँ, इम्पल्स और प्रेशर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा था कि इनमें से कौन सा सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था, इसमें पूछा कि डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर क्या होता है, तो कैन नॉट बी स्पेसिफाई, मतलब कोई उसकी डायरेक्शन नहीं होती नल वेक्टर की। तो दूसरा क्वेश्चन था जो नल वेक्टर से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पोटेंशियल और करंट गिवन है और बताना है कि परसेंटेज एरर कितनी होगी रेजिस्टेंस फाइंड करने में। तो आपको पता होगा V इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन में आई। अब जब आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, डेल्टा आर अपॉन आर होता है परसेंटेज एरर, सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा V अपॉन में V प्लस डेल्टा आई अपॉन में आई। तो ये हमारा V है और ये डेल्टा V जो प्लस माइनस के बाद, और ये I और ये डेल्टा आई। और परसेंटेज निकालने के लिए हम बाद में उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा V की वैल्यू 0.5 अपॉन में 10 प्लस डेल्टा आई की वैल्यू 0.3 अपॉन में 10, ये हो गया 0.8 अपॉन में 10। अब इसको परसेंटेज में अगर आपको चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 अपॉन में 10 इंटू 100 जो कि आएगा 8%, यानी कि ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलस फॉर ड्राइविंग द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज देयर। तो आपने देखा होगा जब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है तो हम इस तरह की इक्वेशन का यूज करते हैं, या तो v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन में डी एक्स इंटू में v। तो जब आप इन इक्वेशन का यूज कर रहे हो, मतलब आप कैलकुलस का यूज कर रहे हो, तो इसका फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब जब भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं हो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द डायमेंशनल वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट की दो डिफरेंट पोजीशन है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी आप देखो इस टाइम पर पोजीशन ये भी होगी पार्टिकल की और ये भी पोजीशन है। एक्चुअली कोई भी एक पार्टिकल एक ही समय पर दो डिफरेंट पोजीशन एक्वायर नहीं कर सकता और उसकी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ देखो टाइम नेगेटिव दे रखा है, स्पीड नेगेटिव दे रखा है, तो ये भी सही नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आंसर ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है जो कि करेक्टली वन डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन कर सके, मतलब रिप्रेजेंट कर सके सही से। नेक्स्ट है सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज 1.62
तो इसमें जो डिजिट 2 है उसको क्या कहते हैं, तो जो लास्ट डिजिट होती है ना उसको हम कहते हैं अनसर्टेन, ठीक है। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, पूरे 1 2 3, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो लास्ट वाले डिजिट को हम बोलते हैं अनसर्टेन। नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी। अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ है, जैसे आपको पता है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी है, और अगर कोई ग्राफ है उसमें x आप इधर ले रहे हो, t आप इधर ले रहे हो, तो उस ग्राफ की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, वेलोसिटी को या स्पीड को, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमें ग्राफ दिए हुए हैं, तो देखो ये स्लोप तो पॉजिटिव होगी, यहाँ पर तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो स्पीड जीरो होगी, ये वेलोसिटी पॉजिटिव तो स्लोप भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। और हाँ इसमें आप देखो ये स्लोप कैसी है, अगर आप इसको आगे ले जाओ तो एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इसमें तो ये पॉजिटिव होगी क्योंकि इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, मतलब पोजीशन इंक्रीज कर रही है इसलिए स्पीड पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको गिवन है 49 मीटर पर सेकंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्री। पूछा रेंज क्या होगी, तो देखो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन में जी इंटू में साइन 2 थीटा। यू कितना है 49, तो 49 को हम इस तरह से लिख रहे हैं 49 इंटू 49, जी की वैल्यू 9.8 है, और साइन 2 थीटा मतलब ये 2 इंटू 45 डिग्री होगा, 2 इंटू 45 डिग्री मतलब कि साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये कम्प्लीटली कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1। इसका मतलब रेंज आएगी हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन में जी ओनली, यानी कि 49 इंटू में 49 अपॉन में 9.8, इसको आप सोल्व करोगे तो मिलेगा 245 मीटर, तो ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट है डायमेंशन एनालिसिस कैन बी यूज टू चेक द डायमेंशनल ऑफ इक्वेशन। तो देखो इसका मतलब समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है कि x का, यू टी का और ए टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तो हम यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करके ये पता लगा सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पर आंसर होगा कंसिस्टेंसी इसको। और प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी भी यही होता है कि कोई भी इक्वेशन आप लिख रहे हो तो उसमें जितने भी टर्म है प्लस माइनस में, उन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि ये रूल होता है कि हम सेम डायमेंशनल फॉर्मूला में ही, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही सेम फिजिकल क्वांटिटी को प्लस या माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है LT-2 इज द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। तो देखो अगर पावर का फॉर्मूला आप देखो तो पावर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, तो इसका फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ml स्क्वायर T-2 डिवाइड बाई टी, यानी कि ml स्क्वायर और t ये ऊपर जाएगा -3। एक्सीलरेशन का एक्चुअली LT-2 होता है, क्योंकि ये होता है v माइनस यू अपॉन में टी, तो वेलोसिटी का LT-1 और डिवाइड बाय टाइम, तो LT-2 आता है एक्सीलरेशन का, मतलब हमारा आंसर यही सही होगा। मोमेंटम का होता है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि mL-T-1, और डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m और l की पावर -3, तो सही आंसर होगा एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स इज अबाउट। पूछा कि द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है क्लास 11th के चैप्टर 2 में एनसीईआरटी में टेबल है 2.3, वहाँ से पूछा गया है। तो देखो साइज ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ, सबसे छोटा यही होता है साइज ऑफ प्रोटॉन, इसका ऑर्डर होता है 10 की पावर -15, ये मीटर में मैं आपको बता रहा हूँ। और जो अभी तक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका जो साइज होता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, उसका साइज है 10 की पावर 26। तो अगर आप 10 की पावर 26 को डिवाइड करेंगे 10 की पावर -15 से, तो ये आएगा 10 की पावर 41, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मतलब ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, जो कि टेबल से ही आपको पता चल पाएगा, या फिर आप वैसे भी ध्यान रखो जो प्रोटॉन होता है उसका साइज सबसे छोटा और यूनिवर्स का सबसे बड़ा, लेकिन आपको ऑर्डर भी पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट
अनस्टेबल पार्टिकल इज इन द ऑर्डर ऑफ, देखो कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं, जैसे म्यून पार्टिकल हो गया, तो इनका जो मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल है उसका लाइफ स्पैन है 10⁻⁻24 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का कितना होता है। देखो फोर्स होता है मास इंटू में एक्सीलरेशन, मास मतलब m, एक्सीलरेशन का LT-2, तो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का कितना हो जाए MLT-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो, एक्सीलरेशन जीरो है तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। देखो एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब ये हो गया कि v माइनस यू अपॉन टी जीरो हो गया, इसका मतलब ये होगा कि v माइनस यू जीरो या फिर v इक्वल टू यू। अब इसका मतलब क्या होगा कि जितनी इनिशियल स्पीड है उतनी फाइनल स्पीड है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब स्पीड सेम रहे, यानी कि स्पीड कांस्टेंट रहे। तो हमारा सही आंसर होगा कि स्पीड या वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी क्या कहलाती है। देखो मान लो आप किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो, आपने 3 ऑब्जर्वेशन ली T1, T2 और T3। अब क्या करोगे, आप इसका सबसे पहले निकालोगे एवरेज यानी कि मीन वैल्यू, जो कि होगी T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन में 3। अब मान लो ये कुछ इनका जब आप मीन निकालोगे लेटी टी बार आ गया। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, T1 में से टी बार माइनस कर रहे हो, ठीक है, या फिर T2 में से टी बार माइनस कर रहे हो, या फिर T3 में से टी बार माइनस कर रहे हो। तो ये जो आप डिफरेंस ले रहे हो इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब कि जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसमें से हम ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू को डिफरेंस ले रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। और जब आप सभी की एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे उसके बाद आप निकाल तो एब्सोल्यूट मीन एरर, तो उसके लिए जो भी यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर आएगी उसका फिर से मीन लोगे। और जो एब्सोल्यूट मीन एरर आती है जब आप उसको एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर की जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिल जाती है परसेंटेज रिलेटिव एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो देखो एंगल क्या है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन इसकी SI यूनिट होती है रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर होगा एंगल। अगर हम मास डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का डायमेंशन कितना आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि ml-3। डेंसिटी ये मास डेंसिटी है, इंटेंसिटी यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सी डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हाफ mv² से आप निकाल सकते हैं, जो कि आएगा ml² और T-2। तो कौन सी क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा तो वो रहेगी एंगल। अगर आप कोई भी डेंसिटी निकालो तो या तो आप पर यूनिट चार्ज, जैसे चार्ज डेंसिटी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिट आएगी, कुछ ना कुछ डायमेंशन रहेगा, लेकिन एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, और लेकिन उसकी SI यूनिट होती है रेडियन। और ये क्वेश्चन कहीं पर पूछे भी गया था कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं है लेकिन जिसका डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है, तो वो एंगल होती है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा लेकिन यूनिट होगी रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा। तो देखो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ऊपर होगा तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। लेकिन आप ये देखो कि वेलोसिटी डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो ये कुछ इक्वेशन इस तरह की होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप। अगर आप ग्राफ बनाओगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो लेट y एक्सिस पर हम ले रहे हैं v और x एक्सिस पर हम ले रहे हैं टाइम, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह से। लेकिन ये तब होगा जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। अगर आप मान लीजिए एक्सेलेरेशन नेगेटिव कंसीडर कर रहे हो, वो आपकी डायरेक्शन के ऊपर आप किस डायरेक्शन में मान रहे हो, तब ये ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा माइनस का, ठीक है। लेकिन ग्राफ होगा कैसा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा।